हेलो नमस्कार साथियों। आज का जो टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है गुप्तकालीन साहित्य, कला और विज्ञान। देखिए, गुप्तकालीन साहित्य और कला विज्ञान को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। गुप्त काल का जो टाइम पीरियड है उसकी अगर अपन बात करें तो आप देख पा रहे हैं 275 एडीज हैं, 550 एडी, है ना। 275 ईस्वी से 550 ईस्वी गुप्त काल का जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है। इसमें हम और भी बातें यहाँ पर देख सकते हैं। जो गुप्त वंश है इसके जो संस्थापक थे ये थे आपके चित्रगुप्त। इनका टाइम पीरियड 275 ईस्वी से 300 ईस्वी तक माना जाता है। और उनके बाद अगर हम गुप्त वंश के शासकों की बात करें उसमें आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे काल क्रमानुसार चित्रगुप्त के बाद फिर घटोत्कच, है ना। और इनका जो टाइम पीरियड है वो है 300 ईस्वी से 319 ईस्वी। इसके बाद फिर आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, और इनका जो टाइम पीरियड है ये 319 ईस्वी से 350 ईस्वी हमें देखने को मिलता है। और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद फिर समुद्रगुप्त, इनका के टाइम पीरियड 350 से 375 ईस्वी हमें देखने को मिलता है। और समुद्रगुप्त के बाद फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें कि विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। और इनका जो टाइम पीरियड आप देख पा रहे हैं यहाँ पर यह है 375 से 412 ईस्वी। और फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें कि विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। इनके बाद फिर आते हैं कुमारगुप्त, जिन्हें महेंद्रादित्य के नाम से जाना गया। और इनका जो टाइम पीरियड है वो है 412 से 455 ईस्वी। और कुमारगुप्त के बाद फिर स्कंदगुप्त, जिनका की टाइम पीरियड 455 ईस्वी से 467 ईस्वी हमें देखने को मिलता है। और फिर अंतिम गुप्त शासक की अगर बात करें तो ये थे कुमारगुप्त तृतीय, जिनका की टाइम पीरियड 467 ईस्वी से 550 ईस्वी हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ गुप्त वंश के संस्थापक और उनके जो शासक हैं उनका एक कालक्रम हमने यहाँ पर देखा। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए इसमें गुप्त काल में साहित्य। गुप्त काल में साहित्य किस तरह से साहित्य का विकास होता है, कौन कौन से साहित्यकार हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, साहित्यिक ग्रंथों की रचनाएं, वो सारी चीजें हम इसमें करने वाले हैं। देखिए, गुप्त काल में अगर हम बात करें राजभाषा, तो जो संस्कृत है ये राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित थी इस समय, है ना। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इन गुप्त काल में राजभाषा के रूप में कौन सी भाषा प्रतिष्ठित थी या फिर कौन सी भाषा हमें देखने को मिलती है, तो यह है आपकी कौन सी, संस्कृत। ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं यहाँ पर प्रमुख प्रशस्तिकार। देखिए, प्रशस्तिकारों की अगर हम बात करें तो हरिसेन, हरिसेन समुद्रगुप्त का कुमार माते सांदी विग्रह, या इसे हम दंड नायक भी कहते हैं। हरिसेन हरिसेन क्या था, ये समुद्रगुप्त का क्या था, कुमार माते सांदी विग्रह, सांदी विग्रह वो दंड नायक, दंड नायक था। ठीक है, शांति विग्रह था। ठीक है। हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना करी गई। इसकी रचना प्रयाग प्रशस्ति, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। समुद्रगुप्त की आत्मकथा के रूप में जाना जाता है। समझ पा रहा है। हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना की जाती है और प्रयाग प्रशस्ति को समुद्रगुप्त की आत्मकथा के रूप में हम
देखते हैं, उसे जाना जाता है। और ये जो प्रयाग प्रशस्ति है, इसे ही इलाहाबाद स्तंभ लेख के रूप में भी जाना गया है ना। तो दो तीन बातें हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। हरिसेन कौन था? हरिसेन समुद्रगुप्त का कुमार महापे शांति विग्रह था, शांति विग्रह या फिर दंड नायक था ये। हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई। प्रयाग प्रशस्ति को समुद्रगुप्त की आत्मकथा के रूप में जाना जाता है, और प्रयाग प्रशस्ति को ही इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहा जाता है। तो इसे ही इलाहाबाद स्तंभ लेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख भी प्रयाग प्रशस्ति को ही कहा जाता है। फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए, वीरसेन, वीरसेन चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन काल में हमें देखने को मिलता है। और वीरसेन के द्वारा उदयगिरी गुहा लेख की रचना करी। तो दो बातें वीरसेन के बारे में हमें यहाँ पर नोट करनी है। एक तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय का अधिकारी था, ठीक है। और इसके द्वारा उदयगिरी गुहा लेख के द्वारा उदयगिरी गुहा लेख की रचना करी गई, ठीक है। दो बातें आप यहाँ पर वीरसेन के बारे में ध्यान रखेंगे, उदयगिरी गुहा लेख, और दूसरा ये चंद्रगुप्त द्वितीय का अधिकारी था। पढ़ जाए आगे, देखिए। अब बात करते हैं वत्सवर्ती। देखिए, वत्सवर्ती कुमार गुप्त के टाइम पीरियड में हमें के बारे में जानकारी मिलती है, और इसने मंदसौर प्रशस्ति की रचना की। तो कुमार गुप्त कालीन मंदसौर प्रशस्ति, मंदसौर प्रशस्ति की रचना करी जाती है किसके द्वारा? वत्सवर्ती के द्वारा, ठीक है। नोट करिए इसे। देखिए, अब हम बात करते हैं गुप्त काल के प्रमुख ग्रंथ। गुप्त काल में कुछ ग्रंथों की रचना हुई, जिनमें अगर मृच्छकटिकम की बात करें तो ये जो मृच्छकटिकम ग्रंथ है, इसकी रचना शूद्रक के द्वारा इसकी रचना करी गई। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्र गुप्तम, ये जो ग्रंथ हैं, इन दोनों ग्रंथों की जो रचना है ये विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम दोनों ग्रंथों की रचना की जाती है। देवी चंद्रगुप्तम ये जो ग्रंथ है ये उपलब्ध नहीं है, ठीक है। इसके बारे में ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जो देवी चंद्रगुप्तम ग्रंथ है ये उपलब्ध नहीं है, ठीक है। उपलब्ध नहीं, ठीक है, करिए नोट। फिर इसके बाद अगर हम विद्वानों में बात करें तो कालिदास। देखिए, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों में से एक विद्वान थे। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा गया, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय लिखेंगे आप, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों में से एक प्रमुख विद्वान थे।
9 विद्वान थे चंद्रगुप्त के दरबार में, जिनमें से एक प्रमुख विद्वान थे और इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा गया। भारत का शेक्सपियर कहा गया। ठीक है, भारत के शेक्सपियर के रूप में उन्हें जाना जाता है। कालिदास के द्वारा कुछ ग्रंथों की रचना करी गई, उसमें अगर अपन बात करें महाकाव्य, तो इसमें महाकाव्य में कालिदास के द्वारा एक तो रघुवंशम और दूसरा कुमार संभवम, ये दो महाकाव्य इनके द्वारा लिखे गए। फिर खंड काव्य की अगर बात करें तो खंड काव्य में इनके द्वारा मेघदूत और ऋतु संहार, ये दो खंड काव्य कालिदास के द्वारा रचित हमें देखने को मिलते हैं। महाकाव्य में रघुवंश और कुमार संभव। फिर खंड काव्य की अगर बात करें तो मेघदूत और ऋतु संहार, ये दो खंड काव्य इनके द्वारा रचित किए गए। इनके द्वारा कुछ नाटक भी लिखे गए, जिनमें अगर हम बात करें तो एक अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। इसके अलावा दो और हमें देखने को मिलते हैं, मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम और थर्ड विक्रमो वसीरियम, विक्रमो वसीरियम। ठीक है, ये तीन नाटक कालिदास के द्वारा लिखे गए। ठीक है, जैसा कि हमने अभी जस्ट बात करी है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान थे, है ना। उन 9 विद्वानों में से कालिदास एक प्रमुख विद्वान थे। तो वो 8 विद्वान कौन कौन से थे कालिदास के अलावा, उनकी भी हम एक बार बात कर लेते हैं और उनके बारे में अगर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं तो उनको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, कालिदास के अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय के जो अन्य विद्वान थे उनमें हमें धनवंतरी, शपनक, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटकरपर, वरामीर, वररुचि, ये 8 नाम हमें देखने को मिलते हैं। तो इन्हें हम एक बार सीक्वेंस वाइज इनके जो नाम हैं लिख लेते हैं और इनके अगर कुछ ग्रंथ हैं तो उनके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप लिखें, फर्स्ट लिखें आप धनवंतरी, शपनक, धनवंतरी, शपनक, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटकरपर, वरामिहिर और 8th हैं आपके वररुचि। कालिदास के अलावा ये 8 विद्वान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में हमें देखने को मिलते हैं, जो आप इस तरह से इनको ध्यान रख सकते हैं। अब धनवंतरी की अगर बात करें तो धनवंतरी चिकित्सक थे। धनवंतरी क्या थे? ये चिकित्सक थे और इन्होंने नवनीतकम,
नवनीतकम ग्रंथ की रचना करी। ठीक है। अमर सिंह की अगर बात करें तो इनके द्वारा अमरकोश नामक ग्रंथ की इनके द्वारा रचना करी जाती है। और वराहमिहिर गुप्तकालीन खगोल शास्त्री या फिर इन्हें ज्योतिषकार के रूप में जाना जाता है। वराहमिहिर गुप्तकालीन ज्योतिषकार व खगोल शास्त्री के रूप में जाना जाता है। वराहमिहिर के द्वारा कुछ पुस्तकें, कुछ ग्रंथ लिखे गए, उनकी अगर हम बात करें आगे तो इनकी जो पुस्तकें थी वो हम इस तरह से पाते हैं। देखिए, पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका है। ठीक है। पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता, वृहत संहिता, थर्ड वृहत तो जातक और लघु जातक, ये वराहमिहिर की कुछ पुस्तिकाएं हैं महत्वपूर्ण जिन्हें हम ध्यान रखेंगे। ठीक है। आपको अगर पता हो तो चंद्रगुप्त विद्वानों की परीक्षा लिया करते थे और विद्वानों की परीक्षा लेने के लिए इनके द्वारा एक परिषद की स्थापना करी गई थी उज्जैन में, है ना। तो ये बात हम यहाँ पर लिख लेंगे। चंद्रगुप्त द्वारा द्वितीय द्वारा विद्वानों की परीक्षा लेने के लिए उज्जैन में एक परिषद की स्थापना की। ठीक है। इनके द्वारा उज्जैन में एक परिषद की स्थापना करी गई। बढ़ जाएंगे। देखिए, अब अन्य कुछ प्रमुख ग्रंथ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे पंचतंत्र, हितोपदेश, रामावध, हयग्रीववध, सांख्य कारिका, प्रसन्न राघव, अष्टांग संग्रह, हस्त आयुर्वेद। तो ये कुछ महत्वपूर्ण गुप्तकालीन ग्रंथ हैं, इनके बारे में भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। जैसे पंचतंत्र की अगर बात करें तो पंचतंत्र की जो रचना है वो विष्णु शर्मा के द्वारा करी गई। इनके द्वारा विष्णु शर्मा के द्वारा रचित है पंचतंत्र। पंचतंत्र का सर्वाधिक 40 भाषाओं में अनुवाद हुआ है। सर्वाधिक 40 विदेशी भाषाओं में ये अनुवादित है। कलीला दमना के नाम से पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया गया। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कलीला दमना क्या है। कलीला दमना, तो ये जो कलीला दमना है ये पंचतंत्र का ही क्या है, फारसी अनुवाद है। ठीक है, फारसी अनुवाद। ठीक है, ये बात आप काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। फिर अगर बात करें हितोपदेश, तो हितोपदेश की जो रचना है नारायण भट्ट के द्वारा, उनके द्वारा नारायण भट्ट के द्वारा हितोपदेश की रचना करी गई, लिखे थे। फिर रावण वध की अगर बात करें तो रावण वध की जो रचना है वो भट्टी के द्वारा इसकी रचना करी जाती है। फिर हयग्रीव वध की अगर बात करें तो हयग्रीव वध की रचना भृतृमेंट
के द्वारा इसकी रचना करी गई। सांख्य कारिका की अगर बात करें तो ईश्वर कृष्ण के द्वारा सांख्य कारिका की रचना की गई। प्रसन्न राघव की अगर बात करें तो जयदेव के द्वारा प्रसन्न राघव की रचना की गई। लिखते रहे साथ के साथ। फिर अष्टांग संग्रह की रचना वाग्भट के द्वारा अष्टांग संग्रह की रचना करी गई। और हस्त आयुर्वेद जो कि हाथियों की चिकित्सा के लिए एक रचित ग्रंथ है, इसकी रचना की अगर बात करें तो पाल पाकव इनके द्वारा पाल पाकव के द्वारा हस्त आयुर्वेद की रचना करी गई। और ये हाथियों की चिकित्सा पर आधारित ग्रंथ है। हाथियों की चिकित्सा के लिए रचित है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण गुप्तकालीन ग्रंथ हैं जो बहुत सी बार एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। तो इन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इन्हें याद रखेंगे। ठीक है, बढ़े आगे। देखिए, फिर ये 3 बौद्ध ग्रंथ हैं, योगाचार, भूमि शास्त्र और प्रज्ञाटिका। तो ये जो ग्रंथ हैं, इनकी जो रचना है ये बौद्ध ग्रंथ है। और इनकी जो रचना है ये असंग के द्वारा इनकी रचना करी गई। काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, बौद्ध लेखक है असंग। क्या है? बौद्ध लेखक। योगाचार, भूमि शास्त्र, प्रज्ञाटिका, इन तीनों की रचना बौद्ध लेखक असंग के द्वारा करी गई। बढ़ जाए आगे। और अब हम बात करने वाले स्मृति ग्रंथ। क्या होता है स्मृति ग्रंथ? देखिए, प्राचीन भारत में सामाजिक नियमों की जो जानकारी है वो हमें स्मृति ग्रंथों से मिलती है। कहाँ से मिलती है? स्मृति ग्रंथों से में सामाजिक नियमों का जो उल्लेख है वो किया गया था। और स्मृति ग्रंथों की जो रचना है वो गुप्त काल में ही माना जाता है कि इनकी जो रचना है वो गुप्त काल में हुई है। कुछ स्मृति ग्रंथ हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो पहली चीज तो स्मृति ग्रंथों से हमें प्राचीन भारत में सामाजिक नियमों की जानकारी मिलती है। गुप्त काल में इनकी रचना हुई, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बढ़े आगे। देखिए, प्राचीन भारत में सामाजिक जो नियम हैं उनकी यहाँ पर हमें जानकारी मिलती है। दूसरी चीज, अगर मनुस्मृति की बात करें, देखिए मनुस्मृति, तो मनुस्मृति की जो रचना है वो मानी जाती है शुंग काल में। ठीक है, और स्मृति ग्रंथों के बारे में जो जानकारी है वो हमें गुप्त काल में मिलती है। ज्यादातर स्मृति ग्रंथों की जो रचना है वो गुप्त काल में ही है। कौन कौन से स्मृति ग्रंथ हैं अगर इनकी बात करें तो जो स्मृति ग्रंथ हैं इनको हम यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए आप, स्मृति ग्रंथ लिखें, फर्स्ट लिखें आप। देखिए, याज्ञवल्क्य स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। सेकंड लिखें आप, पाराशर स्मृति। थर्ड लिखें आप, कात्यायन स्मृति।
लिखे आप नारद स्मृति, और फिफ्थ लिखे आप बृहस्पति स्मृति। ठीक है, तो ये 5 स्मृति ग्रंथ हैं जिनके बारे में हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। पहला याज्ञवल्क्य स्मृति, फिर पराशर स्मृति, कात्यायन स्मृति, नारद स्मृति और बृहस्पति स्मृति। अब अगर इसमें और भी हम बातें करें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं। देखिए, दास प्रथा से मुक्ति का जो उल्लेख है वो हमें नारद स्मृति में देखने को मिलता है। तो आप लिखें दास प्रथा मुक्ति उल्लेख एक तो दास प्रथा से मुक्ति का उल्लेख पहला, और दूसरा के विशेषाधिकारों का उल्लेख। ठीक है, ब्राह्मणों विशेषाधिकारों का उल्लेख जो उल्लेख है ये दोनों चीजें, ठीक है, ये दोनों बातें आपको नारद स्मृति में देखने को मिलती है। नारद स्मृति, ठीक है, एक तो दास प्रथा से मुक्ति का जो उल्लेख है, और ब्राह्मणों को कुछ विशेषाधिकार दिए गए थे, तो उन विशेषाधिकारों का जो उल्लेख है वो भी हमें नारद स्मृति में देखने को मिलता है। फिर आगे अगर अपन बात करें तो प्राचीन भारत में श्रेणी व्यवस्था का जो उल्लेख है, देखिए प्राचीन भारत में श्रेणी व्यवस्था, गिल्ड सिस्टम जिसे हम कहते हैं, श्रेणी व्यवस्था के बारे में जानकारी ये हमें मिलती है बृहस्पति स्मृति से। कौन सी स्मृति से? बृहस्पति स्मृति से। ठीक है, तो प्राचीन भारत में श्रेणी व्यवस्था की अगर हम बात करें तो इसका उल्लेख है बृहस्पति स्मृति में। और अगर ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों या फिर दास प्रथा से मुक्ति की अगर हम बात करें तो इसका जो उल्लेख हमें देखने को मिलता है वो मिलता है नारद स्मृति में, जैसा कि हमने अभी देखा। अब देखिए, ये हमने गुप्त काल में साहित्य के बारे में बात करी है ना, साहित्यिक ग्रंथों के बारे में बात करी। तो जितनी भी बातें अपन ने करी हैं उनको एक बार अपन देख लेते हैं कि क्या क्या बातें हम कर चुके हैं, है ना। तो सबसे पहले हमने देखा है गुप्त काल का टाइम पीरियड, ठीक है, 275 से 550 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड देखा। फिर हमने बात करी कि गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो थे आपके श्रीगुप्त, और फिर गुप्त वंश के जो शासक थे काल क्रमानुसार उनके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। श्रीगुप्त, उनके बाद घटोत्कच, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते हैं, फिर कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, और फिर अंतिम गुप्त शासक कुमारगुप्त तृतीय, इनके बारे में हमने बात करी। और उसके बाद फिर हमने साहित्य के बारे में बात करी। साहित्य में हमने देखा कि गुप्त काल में संस्कृत राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई थी। किसके रूप में? राजभाषा के रूप में संस्कृत जो भाषा थी वो प्रतिष्ठित हो गई थी, मतलब राजभाषा के रूप में संस्कृत का यूज किया जाता था इस टाइम पीरियड के दौरान। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस टाइम पीरियड के दौरान गुप्त काल में कुछ प्रमुख प्रशस्तिकार हुए, जिनमें हरिसेन की अगर हम बात करें तो जो हरिसेन थे ये कुमारगुप्त के कुमार माते शांति विग्रह व दंड नायक थे। हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई, जिसे इलाहाबाद स्तंभ लेख के रूप में जाना जाता है। और
प्रयाग प्रशस्ति को ही समुद्रगुप्त की आत्मकथा के रूप में भी जाना गया। फिर उसके बाद हमने देखा अगला प्रशस्तिकार वीरसेन। तो वीरसेन चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के अधिकारी थे और इनके द्वारा उदयगिरी गुहालेख की रचना की गई। फिर अपन ने बात करी वत्स भट्टी के बारे में। वत्स भट्टी कुमारगुप्त कालीन मंदसौर प्रशस्ति के रचनाकार हैं, ये हमने देखा। और फिर हम बढ़ गए आगे और फिर हमने यहाँ पर गुप्त कालीन प्रमुख जो ग्रंथ हैं उनके बारे में चर्चा करी, जिसमें मृत्युकटिकम की रचना शूद्रक के द्वारा करी गई। इसके अलावा फिर मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, ये जो दो ग्रंथ हैं इनकी रचना विशाख रत्न की। देवी चंद्रगुप्तम जो ग्रंथ हैं ये उपलब्ध नहीं है, इसके बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी है, आप ध्यान रखेंगे। फिर इनके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में सबसे प्रमुख विद्वान कालिदास के बारे में अपन ने चर्चा करी। इनके द्वारा महाकाव्य, खंड काव्य और नाटक जो भी लिखे गए उनको हमने देखा। हम देख सकते हैं एक तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों में से कालिदास एक थे। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा गया, ठीक है। भारत का शेक्सपियर अगर आपसे पूछा जाता है तो वो कालिदास के बारे में कहा जाता है। फिर कालिदास के महाकाव्य जो इनके द्वारा लिखे गए उनको हमने देखा। रघुवंशम और कुमार संभव, ये 2 कालिदास के महाकाव्य थे। खंड काव्य की अगर अपन बात करें तो ऋतु संहार और मेघदूत, ये 2 खंड काव्य कालिदास के द्वारा रचित किए गए, रचना की गई। नाटक अगर हम देखें यहाँ पर कालिदास के द्वारा रचित, तो उसमें अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम, ये 3 नाटक कालिदास के द्वारा गुप्त काल में लिखे गए, इनकी रचना करी गई। कालिदास के अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में अन्य और भी प्रमुख विद्वान थे, उनके बारे में भी हमने चर्चा करी। तो कौन कौन से विद्वान थे? तो ये थे धन्वंतरी, शपणक, अमर सिंह, शंकु, वैताल भट्ट, गढ़करपर, वराहमीर और वररुचि, ये 8 विद्वान थे कालिदास के अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी हमने यहाँ पर मेंशन करी है। धन्वंतरी चिकित्सक थे और इन्होंने नवनीतकम ग्रंथ की रचना की। फिर अमर सिंह की अगर बात करें तो अमर सिंह के द्वारा अमरकोश की रचना करी गई। फिर हमने वराहमीर के बारे में देखा कि वराहमीर गुप्तकालीन ज्योतिषकार और खगोल शास्त्री थे। इनके द्वारा कुछ पुस्तकों की रचना करी गई। उसमें पंच सिद्धांतिका, व्रत संहिता, व्रतो जातक, लघु जातक, ये पुस्तकें वराहमीर के द्वारा लिखी गई। फिर हमने देखा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में विद्वानों की परीक्षा लेने के लिए परिषद, उज्जैन में एक परिषद की स्थापना करी गई थी, क्योंकि काफी ज्यादा विद्वान इनके दरबार में हर समय रहा करते थे और ये विद्वानों की परीक्षा लिया करते थे। और इस वजह से, इस पर्पज से इन्होंने परिषद की स्थापना करी उज्जैन में, ठीक है। बढ़ जाए के बाद कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ जो कि गुप्त काल में जिनकी रचना हुई और गुप्त काल में हमें देखने को मिलते हैं, उसमें पंचतंत्र काफी महत्वपूर्ण है। पंचतंत्र जिसकी रचना विष्णु शर्मा के द्वारा करी गई। पंचतंत्र ऐसा ग्रंथ है जिसका सर्वाधिक 40 विदेशी लैंग्वेजेस में, भाषाओं में अनुवाद हुआ। पंचतंत्र से ही संबंधित एक प्रश्न काफी बार एग्जाम में हमें देखने को मिलता है, कलीला दमना। तो ये जो कलीला दमना है ये पंचतंत्र का ही फारसी में अनुवाद है, ठीक है। फिर इसमें हितोपदेश नारायण भट्ट के द्वारा, रावणवध भट्टी के द्वारा रचित, हयग्रीववध इसकी रचना भर्तृहरि के द्वारा, सांख्यकारिका की रचना ईश्वर कृष्ण के द्वारा करी गई। प्रसन्न राघव की रचना जयदेव के द्वारा की जाती है। अष्टांग संग्रह की अगर बात करें तो वाघ भट्ट के द्वारा अष्टांग संग्रह की रचना करी गई। और फिर हस्त आयुर्वेद
की रचना पाल पाकव के द्वारा करी गई। हस्त आयुर्वेद, हाथियों की चिकित्सा पर आधारित ये एक ग्रंथ है। पढ़ जाएंगे, देखिए। इसके अलावा असंग जो कि एक बौद्ध लेखक हैं, इनके द्वारा 3 ग्रंथों की रचना करी गई। उसमें योगाचार, भूमि शास्त्र और ब्रजघंटिका, ये 3 ग्रंथ हैं बौद्ध लेखक असंग के द्वारा रचित। तो आप इन्हें भी ध्यान रखेंगे। चलिए फिर बात करते हैं स्मृति ग्रंथों के बारे में। तो स्मृति ग्रंथ जो है ये प्राचीन भारत में सामाजिक नियमों के बारे में जानकारी देती हैं। कहते हैं मनुस्मृति की अगर बात करें तो मनुस्मृति की जो रचना है वो सुंग काल में हुई, ऐसा माना जाता है। स्मृति ग्रंथों की अगर बात करें तो ये 5 स्मृति ग्रंथ हैं जिनकी रचना गुप्त काल के दौरान होती है। याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, कात्यायन स्मृति, नारद स्मृति और बृहस्पति स्मृति। अब स्मृति ग्रंथों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हमने इसमें देखी हैं। जैसे ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की अगर बात करें या फिर दास प्रथा से मुक्ति के उल्लेख की अगर हम बात करें तो इन दोनों बातों का जो जिक्र है वो हमें नारद स्मृति में देखने को मिलता है। फिर हमने देखा कि प्राचीन भारत में जो श्रेणी व्यवस्था थी उसका जो उल्लेख था वो बृहस्पति स्मृति में किया गया था। तो ये गुप्त काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण, साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हमने यहाँ पर देखी है। आगे का जो लेक्चर है उसमें हम कला और विज्ञान के बारे में गुप्त काल से संबंधित बातों को लेकर चर्चा करने वाले। तो आप लोग बने रहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिए और अपने साथियों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहे। चलिए आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच।